Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. नमस्कार, सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी यूट्यूब चैनल की तरफ से द डीप डाइव की इस खास कड़ी में आपका स्वागत है। और शुरू करने से पहले हम अपने सभी मौजूदा सदस्यों को उनके लगातार सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। आपका सहयोग ही हमें आपके लिए ऐसा उपयोगी कंटेंट बनाने की सच में बहुत प्रेरणा देता है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करने के लिए पेड मेंबरशिप ज्वाइन करने पर भी ज़रूर विचार करें। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 11 जीव विज्ञान के अध्याय 7 प्राणियों में संरचनात्मक संगठन की गहराइयों में उतरेंगे। हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि प्रकृति कैसे सिर्फ 4 बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी ऊतकों का इस्तेमाल करके केंचुए जैसे सरल जीव से लेकर मेढक जैसे जटिल प्राणी तक अलग अलग तरह की अद्भुत मशीनें बनाती है। बिल्कुल। और हमारा मिशन सिर्फ ये रटना नहीं है कि किस जीव में क्या होता है, बल्कि ये समझना है कि ऐसा क्यों होता है। हम संरचना के पीछे के लॉजिक और उसके एवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंस को समझने की कोशिश करेंगे, जो यूपीएससी जैसे परीक्षाओं के लिए एक गहरी समझ बनाने में बहुत मदद करेगा। शानदार। तो चलिए इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को एक एक करके खोलकर देखते हैं। सबसे पहले ऊतक या टिश्यू है क्या? सरल शब्दों में कहूं तो ये एक जैसी कोशिकाओं का एक ग्रुप है जो मिलकर एक खास काम करता है। और हैरानी की बात यह है कि इतने जटिल प्राणियों का शरीर सिर्फ चार मूल प्रकार के ऊतकों से बना है। जी हाँ, और इसमें सबसे पहला प्रकार है उपकला ऊतक, यानी एपिथेलियल टिश्यू। आप इसे शरीर की पैकेजिंग या कवरिंग की तरह सोच सकती हैं। इसका मेन काम शरीर और उसके अंगों को एक बाहरी आवरण देना है, या फिर भीतरी अस्तर। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसकी कोशिकाएं एक दूसरे से इतनी सटी होती हैं जैसे दीवार में ईंटें, उनके बीच कोई जगह ही नहीं होती। अच्छा, तो ये एक तरह की प्रोटेक्टिव लेयर है। तो फिर मुझे लगता है जहां जैसी जरूरत होती होगी ये परत वैसी ही होती होगी। हर जगह एक जैसी तो नहीं हो सकती है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये फॉर्म फॉलोज फंक्शन का एक क्लासिक उदाहरण है। इसे हम 2 मुख्य भागों में बांटते हैं। पहला है सरल उपकला, सिंपल एपिथेलियम। इसमें कोशिकाओं की केवल एक ही परत होती है। ये पतली परत उन जगहों पर होती है जहां पदार्थों का लेन देन जरूरी है, जैसे कि स्राव, अवशोषण या फिर डिफ्यूजन। जहां तेजी से गैसों का डिफ्यूजन चाहिए, जैसे फेफड़ों की वायु कूपिकाओं में, वहां कोशिकाएं एकदम चपटी होती हैं, उन्हें शल्की कहते हैं। और जहां स्राव या अवशोषण का काम ज्यादा है, जैसे ग्रंथियों या किडनी में, वहां ज्यादा मशीनरी रखने के लिए कोशिकाएं थोड़ी मोटी यानी घनाकार, क्यूबॉइडल या स्तंभाकार, कलमनार हो जाती हैं। ये तो बहुत तार्किक है। और दूसरा मुख्य प्रकार कौन सा है? वो है संयुक्त उपकला, कंपाउंड एपिथेलियम, जिसमें कोशिकाओं की कई सारी परतें होती हैं। अच्छा, कई परतें। हाँ, अब जाहिर है जहां इतनी सारी परतें होंगी वहां से लेन देन तो मुश्किल होगा। इसलिए इसका मुख्य काम है सुरक्षा देना। हमारी त्वचा इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, अगर ये कोशिकाएं दीवान की ईंटों की तरह हैं, तो इनको जोड़ने के लिए कोई सीमेंट भी तो होता होगा। ये आपस में जुड़ी कैसे रहती हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इन कोशिकाओं को जोड़ने के लिए 3 तरह के जंक्शंस होते हैं। आप इन्हें अलग अलग तरह के कनेक्टर्स समझ सकते हैं। पहला है दृढ़ संधि, टाइट जंक्शन, जो कोशिकाओं को इतना कसकर सील कर देता है कि उनके बीच से कुछ भी लीक नहीं हो सकता, बिल्कुल वाटरप्रूफ सीलेंट की तरह। दूसरा है आसंजी संधि, एडहेरिंग जंक्शन, जिसका काम है पड़ोसी कोशिकाओं को मजबूती से चिपका कर रखना, जैसे कोई मजबूत गोंद। और तीसरा, जो मुझे सबसे दिलचस्प लगता है, वो है अंतराली संधि, गैप जंक्शन। ये कोशिकाओं के बीच छोटी छोटी कम्युनिकेशन सुरंगें बना देता है, जिससे आयन और छोटे अणु सीधे एक कोशिका से दूसरी में जा सकें, एक तरह का इंटरकॉम सिस्टम। वाह! तो हमने शरीर की बाहरी और भीतरी परतें यानी दीवारें देख लीं, लेकिन एक इमारत सिर्फ दीवारों से तो नहीं बनती। उसे एक मजबूत फ्रेमवर्क भी चाहिए जो सब कुछ अपनी जगह पर रखे। शरीर में ये काम कौन करता है? शरीर में ये काम करता है संयोजी ऊतक,
मतलब कनेक्टिव टिश्यू। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इसका मेन काम है शरीर के दूसरे ऊतकों और अंगों को जोड़ना, सहारा देना और बांध कर रखना। ये शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ऊतक है और बहुत डाइवर्स भी है। मतलब ये त्वचा के नीचे नर्म फिलिंग से लेकर हड्डियों जैसे कठोर ढांचे तक सब कुछ बनाता है। एक मिनट, मुझे यहाँ रोकिए। मैंने पढ़ा है कि रक्त यानी ब्लड भी एक संयोजी ऊतक है। ये तो एक लिक्विड है, ये दूसरे अंगों को जोड़ता कैसे है? ये तो बस बहता रहता है। ये एक बहुत ही आम और शानदार सवाल है। देखिए, संयोजी ऊतक की परिभाषा ये है कि इसमें कोशिकाएं एक अंतर कोशिकीय मैट्रिक्स में बिखरी रहती हैं। रक्त इस परिभाषा पर एकदम खरा उतरता है। इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट जैसी कोशिकाएं हैं जो प्लाज्मा नामक एक तरल मैट्रिक्स में तैरती हैं। अच्छा। और जहां तक जोड़ने की बात है, तो ये परिवहन के जरिए शरीर के हर अंग को एक दूसरे से जोड़ता है। ये ऑक्सीजन, पोषक तत्व, हार्मोन्स सब कुछ एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर पूरे शरीर को एक नेटवर्क में कनेक्ट करता है। ये हुई ना बात, अब समझ आया। तो इसके और कौन से प्रकार हैं जिन पर यूपीएससी में सवाल बन सकते हैं? इसमें 2 उदाहरण सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं जो सघन संयोजी ऊतक के प्रकार हैं। पहला है कंडरा, टेंडन, जो हमारी मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। मांसपेशियों को हड्डियों से, ठीक है। और दूसरा है स्नायु, लिगामेंट, जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है। टी और एल का ये अंतर प्रीलिम्स का एक पसंदीदा सवाल रहा है। ठीक है, तो हमारे पास कवरिंग हो गई, फ्रेमवर्क हो गया। अब बात करते हैं गति की, मूवमेंट की। इसके लिए तो हमारे मसल्स यानी पेशी ऊतक, मस्कुलर टिश्यू जिम्मेदार हैं। बिल्कुल। पेशी ऊतक की कोशिकाएं खास तौर पे सिकुड़ने के लिए बनी होती हैं और इसी संकुचन से शरीर में गति होती है। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है कंकाल पेशी, स्केलेटल मसल, जो हमारी हड्डियों से जुड़ी होती हैं और जिन्हें हम अपनी मर्जी से हिला डुला सकते हैं, जैसे हाथ पैर की मांसपेशियां। इन्हें ऐच्छिक या वॉलंटरी पेशी कहते हैं। तो जब हम मसल्स की बात करते हैं तो आमतौर पर इसी की बात कर रहे होते हैं। बाकी दो कौन से हैं? दूसरा है चिकनी पेशी यानी स्मूथ मसल। ये हमारे अंदरूनी अंगों की दीवारों में होती है, जैसे आहार नाल, रक्त वाहिकाएं। इन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, ये अपने आप काम करती हैं। इसलिए ये अनैच्छिक मतलब इनवॉलंटरी होती हैं। और तीसरा जो सबसे खास है वो है हृदय पेशी, कार्डियक मसल। ये सिर्फ और सिर्फ हृदय में पाई जाती है। ये भी अनैच्छिक है, लेकिन इसकी बनावट कंकाल पेशी जैसी रेखित होती है। हृदय पेशी में ऐसा क्या खास है जो इसे बाकी दोनों से अलग बनाता है? वो तो जीवन भर बिना थके काम करती है। इसकी एक अनोखी विशेषता है संचार संधियां, जिन्हें इंटरकैलेटेड डिस्क्स कहते हैं। ये असल में गैप जंक्शंस हैं जो हृदय की सभी कोशिकाओं को एक दूसरे से जोड़ते हैं। इसकी वजह से जब एक कोशिका को सिकुड़ने का सिग्नल मिलता है तो वो सिग्नल तुरंत सभी कोशिकाओं में फैल जाता है और पूरा हृदय एक साथ एक यूनिट की तरह धड़कता है। एक परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन। कमाल है। और अब आते हैं आखिरी बिल्डिंग ब्लॉक पर जो इस पूरी मशीन को चलाता है, मतलब शरीर का कंट्रोल सिस्टम, उसकी इलेक्ट्रिकल वायरिंग, तंत्रिका ऊतक, न्यूरॉन टिश्यू। इसका काम है शरीर के भीतर और बाहर हो रहे बदलावों को महसूस करना और उनके प्रति प्रतिक्रिया देना। इसकी जो मूल इकाई है वो है तंत्रिकोशिका, न्यूरॉन। ये एक उत्तेजनशील कोशिका है जो शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक तेजी से विद्युत संकेत भेजती है, जिससे शरीर के सभी अंगों के बीच कोऑर्डिनेशन बना रहता है। तो ये थे हमारे 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स। अब देखते हैं कि प्रकृति ने इन ब्लॉक्स का इस्तेमाल करके क्या-क्या बनाया है। शुरू करते हैं एक बहुत ही सरल जीव, केंचुए से, जिसे किसानों का मित्र भी कहा जाता है। केंचुआ जमीन के नीचे रहने वाला एक अकशेरुकी प्राणी है। इसका शरीर 100 से 120 खंडों में बटा होता है। इसकी डिजाइन फिलॉसफी बहुत सीधी है, मिट्टी में सुरंग बनाना और सड़ी गली पत्तियां खाना। इसके पाचन तंत्र में कुछ खास एडेप्टेशंस देखने को मिलते हैं। 8वें 9वें खंड में एक मोटी पेशीय पिशनी होती है जो चक्की की तरह भोजन को पीसने का काम करती है। अच्छा, पीसने के लिए? हाँ, और इसकी आंत में एक खास फोल्ड होता है जिसे आंत्रवलन कहते हैं। ये अवशोषण के लिए सतह के क्षेत्रफल को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। यहाँ एक दिलचस्प सवाल है, केंचुआ इतना सरल जीव है, फिर भी इसमें बंद परिसंचरण तंत्र
मतलब क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों होता है? ये तो ज्यादा विकसित जीवों का लक्षण माना जाता है। बहुत अच्छा सवाल है। इसका जवाब उसकी जीवन शैली में छिपा है। केचुए को लगातार मिट्टी में सुरंग खोदनी पड़ती है, जो एक बहुत मेहनत का काम है। इस काम के लिए उसकी मांसपेशियों को लगातार और तेजी से ऑक्सीजन चाहिए। बंद परिसंचरण तंत्र, जिसमें रक्त हमेशा नलिकाओं में बहता है, वो खुले तंत्र की तुलना में कहीं ज्यादा कुशलता से और तेजी से ऑक्सीजन पहुंचाता है। तो ये उसके एक्टिव लाइफस्टाइल के लिए एक जरूरी अपग्रेड है। अब समझ आया। अब चलते हैं प्रकृति के गौर अजूबे की ओर। तिलचट्टा, कॉकरोच, जो अपनी सर्वाइवल स्किल्स के लिए मशहूर है। तिलचट्टा यानी कॉकरोच संघ आर्थ्रोपोडा का सदस्य है। इसका शरीर काइटिन के बने एक मजबूत बाह्य कंकाल से ढका होता है। उत्सर्जन के लिए इसमें मैल्पिगी नलिकाएं होती हैं। मैल्पिगी नलिकाएं? जी, जो हीमोलिम्फ से उत्सर्जी पदार्थों को सोखकर उन्हें आंत में डाल देती हैं। ये यूरिकोटेलिक है, यानी यूरिक एसिड उत्सर्जित करता है, जिससे पानी की बहुत बचत होती है। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है इसका सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम। मैंने सुना है कि इसके खून का रंग लाल नहीं होता और वो ऑक्सीजन भी नहीं ढोता। तो फिर ये जिंदा कैसे रहता है? ये तिलचट्टे के डिजाइन का सबसे जीनियस हिस्सा है। इसका परिसंचरण तंत्र खुले प्रकार का है, जिसमें रक्त, जिसे हीमोलिम्फ कहते हैं, सीधे शरीर की गुहा में बहता है। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता, इसलिए ये रंगहीन है। अब सवाल उठता है कि ऑक्सीजन कैसे पहुंचती है? तिलचट्टे ने एक एवोल्यूशनरी शॉर्टकट निकाला है। उसने श्वसन के लिए श्वास नलिकाओं यानी ट्रेकिया का एक घना जाल बिछा लिया है, जो श्वास रंध्रों यानी स्पैरिकल्स के जरिए सीधे बाहर हवा से जुड़े होते हैं। ये पाइपलाइन नेटवर्क हवा को सीधे सीधे हर एक ऊतक तक पहुंचा देता है। मतलब इसने गैस ट्रांसपोर्ट के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम को बाईपास ही कर दिया। इसीलिए इसके खून का ऑक्सीजन ढोने की जरूरत ही नहीं है। ये तो कमाल का जुगाड़ है। बिल्कुल। और इसी वजह से इसका खुला परिसंचरण तंत्र भी काम कर जाता है, क्योंकि उसे सिर्फ पोषक तत्व और हार्मोन ही तो पहुंचाने हैं। और इसी से जुड़ी है वो मशहूर बात कि सिर कटने के बाद भी तिलचट्टा 1 हफ्ते तक जिंदा रह सकता है। हाँ, ये तो मैंने भी सुना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसका ज्यादातर तंत्रिका तंत्र सिर में न होकर शरीर के बाकी हिस्सों में फैला होता है और श्वसन के लिए उसे दिमाग पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। अविश्वसनीय। तो हमने एक सरल इंजीनियर और एक माहिर सर्वाइवर को देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं एक कशेरुकी प्राणी की ओर, जो दोहरी जिंदगी जीता है। मेंढक, फ्रॉग। मेंढक एक उभयचर यानी एम्फीबियन है, जो पानी और जमीन दोनों पर रह सकता है। ये एक असमतापी कोल्ड ब्लडेड प्राणी है, मतलब ये अपने शरीर का तापमान नियंत्रित नहीं कर सकता। इसकी एक खासियत इसकी नम त्वचा है। ये अपनी त्वचा से भी सांस ले सकता है, जिसे त्वचीय श्वसन, कटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। पानी के अंदर ये इसी पर निर्भर रहता है। इसके परिसंचरण तंत्र में भी कुछ खास है। इसमें 3 कक्षीय हृदय होता है, 2 अलिंद और 1 निलय। ये थोड़ा अधूरा सा नहीं लगता? क्योंकि इसमें तो ऑक्सीजन वाला और बिना ऑक्सीजन वाला खून निलय में आके मिल जाता होगा। हाँ, इसमें कुछ हद तक खून का मिश्रण होता है, जो स्तनधारियों के 4 कक्षीय हृदय की तुलना में कम कुशल है। लेकिन हमें इससे विकास के नजरिए से देखना होगा। ये मछलियों के 2 कक्षीय हृदय से 1 कदम आगे है। यह मेंढक जैसे असमतापी जीव की ऊर्जा जरूरतों के लिए पर्याप्त रूप से अच्छा है। उसकी ऊर्जा की मांग हमारी जितनी ज्यादा नहीं है। अच्छा। साथ ही जब वो पानी के अंदर होता है और त्वचा से सांस लेता है, तब यह सिस्टम उसे फेफड़ों को बाईपास करने में भी मदद करता है। तो यह उसकी दोहरी जिंदगी के लिए एक अच्छा अनुकूलन है। एक और बात जो मैंने पढ़ी है, मेंढक की आरबीसी में केंद्रक होता है, जबकि हमारी आरबीसी में नहीं होता। इसका क्या महत्व है? यह एक बहुत अच्छा अवलोकन है। स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, ताकि वे ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन पैक कर सकें और ज्यादा ऑक्सीजन ले जा सकें। ये हमारे उच्च मेटाबॉलिज्म और गर्म खून वाले शरीर के लिए जरूरी है। मेंढक की ज़रूरतें कम है, इसलिए उसकी आरबीसी में केंद्रक का होना उसके लिए कोई बड़ी समस्या नहीं है। ये छोटे छोटे अंतर ही हमें बताते हैं कि कैसे अलग अलग जीवों की संरचना उनकी ज़रूरतों और जीवन शैली के हिसाब से ढलती है। तो आज की इस चर्चा को समेटते हैं। हमने देखा कि कैसे सिर्फ 4 तरह के ऊतक, उपकला, संयोजी, पेशी और तंत्रिका अलग अलग जीवों में कितनी विविधतापूर्ण संरचनाएं बनाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर संरचना के पीछे एक क्यू छिपा है। केंचुए का बंद परिसंचरण तंत्र उसकी मेहनत भरी जिंदगी के लिए है। तिलचट्टे का श्वास नलिकाओं का जाल एक शानदार इवोल्यूशनरी शॉर्टकट है।
और मेंढक का 3 कक्षीय हृदय उसकी दोहरी जिंदगी का एक समझौता है। इन संरचनाओं को उनके कार्य और विकासवादी संदर्भ में समझना ही असली ज्ञान है। यही एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। हमने संरचनात्मक संगठन तो देख लिया, लेकिन क्या हम ये सोच सकते हैं कि भविष्य में पर्यावरण के बदलते दबाव इन संरचनाओं को कैसे बदल सकते हैं? क्या कोई जीव आज भी ऐसे नए डिजाइन विकसित कर रहा है? इन सवालों के बारे में सोचना ही आपकी समझ को अगले स्तर पर ले जाएगा। हमें उम्मीद है कि ये विस्तृत विश्लेषण आपकी यूपीएससी की तैयारी के लिए सुपर उपयोगी साबित होगा। सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी चैनल पर इस तरह की और भी गहन चर्चाओं के लिए हमें सब्सक्राइब करना और मेंबरशिप ज्वाइन करके हमारा समर्थन करना ना भूलें। हमारे सभी सदस्यों को एक बार फिर से धन्यवाद। अगली बार तक सीखते रहें। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.